हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चित्रा, नागश्री, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आदित्य, उज्जवल, रोहित, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा सो डैट वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज टेंस। ठीक है, आज टेंस शुरू होगा। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। रिफ्रेश कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को। राजेश, अमित, प्रियांशु, सारा चीज क्लियर है ना? कल मैंने आपके बैच में शीट्स वगैरह डलवाया है, देख लेना, बना लेना उसको। ओके, कल हम लोगों ने टेंस खत्म किया था और टेंस का शीट मैंने डलवाया है। जहाँ पे सारा शीट्स गया है ना, बाकी सारे टॉपिक्स का जहाँ पे सारा शीट है वहाँ टेंस का भी है। पीडीएफ वहीं पे डलवाया हूँ। और जिसको पीडीएफ ढूंढने में दिक्कत हो रही है, अगर कोई नए स्टूडेंट होंगे, इस नंबर पे मैसेज डालना, वो आपको हेल्प कर देंगे। 9958358324। ठीक है, इस पे वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर पीडीएफ ढूंढने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो टेंस का शीट है, उसको बनाइए। टेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। अगर जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो उसका वीडियो सोल्यूशन है। वीडियो सोल्यूशन देखेंगे ना तो फिर आपको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर हो जाएगा वो। ओके, और साथ में टेंथ चैप्टर खत्म हो गया और साथ में मैंने एक और टॉपिक डलवाया है, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। और ये कंडीशनल सेंटेंस किससे जुड़ा है? ये कंडीशनल सेंटेंस टेंस से जुड़ा हुआ है। टेंस का मैंने कुछ पार्ट आपको कंडीशनल में पढ़ा दिया है। ओके, सॉरी, कंडीशनल का पार्ट मैंने आपको टेंस में पढ़ा दिया है, लेकिन टेंस कंडीशनल का कुछ कुछ नए नए क्वेश्चंस आए थे रिसेंट एग्जाम्स में, तो ये भी, इसका भी मैंने वीडियो डलवा दिया है। और इस वीडियो में ना एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो आपने टेंस में कर लिया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है और उसका सॉल्यूशंस है। तो एक बार मुझे बता दो, मिल गया है सबको? अमित ने बोल दिया यस मैम, पीडीएफ मिल गया है। टेंस का भी मिल गया होगा और कंडीशनल का वीडियो मिला होगा एक। ठीक है, एक वीडियो मिला होगा, उसको देख लेना। पहले कंडीशनल मत बनाना, पहले आप टेंस बनाना। आपके पास 2 दिन की छुट्टी है, सैटरडे संडे में कोशिश करना है ना कि आपको टेंस खत्म कर लेना है, टेंस और कंडीशनल। ओके, अब हमारा कौन कौन सा टॉपिक हो गया है हम लोगों का? जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास रिकॉर्डेड है 1 साल तक, आप आराम से जो छूट गया रिकॉर्डेड टॉपिक देख सकते हो। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया, मैंने आपको कंजंक्शन पढ़ाया, ठीक है, फिर वर्ब पढ़ा आपने, फिर आपने सब्जेक्ट वर्ब पढ़ा, फिर आपने टेंस पढ़ा। ठीक है, और आज हम लोग वॉइस करेंगे। ठीक है, वॉइस जैसे खत्म होगा ना, उसके वॉइस और नरेशन बहुत लेंदी टॉपिक नहीं है। ठीक है, वॉइस और नरेशन सारे ऑप्शंस का खेल है, जितना भी रूल्स पढ़ लो। अभी डाउट बैच में जो मेंस वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो डाउट बैच में डाउट भेजते हैं, अब देखते हो ना, मैक्सिमम क्वेश्चन नरेशन और वॉइस का रहता है। रूल्स तो पढ़ लेते हैं बट अल्टीमेटली प्रैक्टिस ही करना है, जैसा ऑप्शंस वैसा आंसर। ओके, कभी कभी हमें ऑप्शन देख के अपना आंसर डिसाइड करना होगा, तो इसका तो हम प्रैक्टिस करेंगे। कंडीशनल का नोट्स नहीं बनाना है। कंडीशनल का नोट्स निर्मला क्यों बनाओगे? आपने कंडीशनल का कॉन्सेप्ट टेंस में पढ़ लिया। वो तो मैंने क्या किया है ना कि टेंस चैप्टर में ना पूरा टेंस, ये जो मैंने टेंस चैप्टर का आपको पीडीएफ दिया है सॉल्व करने के लिए, उसमें पूरा टेंस का क्वेश्चंस कवर है। लेकिन कंडीशनल में ना टेंस का मतलब कंडीशनल का वो पार्ट जो टेंस में आपने पढ़ा है, कंडीशनल में सिर्फ कंडीशनल सेंटेंस। ओके, ठीक है, तो कंडीशनल का कॉन्सेप्ट तो आपने टेंस में ही पढ़ लिया, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चंस है, रीसेंट एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, और इसमें पूरा टेंस है। ओके, तो आगे बढ़े। आज से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो हमारे स्टूडेंट्स नया ज्वाइन किए हैं, ठीक है, आप यहीं से शुरू करिए। ठीक है, यहीं से शुरू करिए, और साथ में थोड़ा मेहनत करना होगा ना, बैकलॉग भी क्लियर करना होगा। बैकलॉग में आपका 1 2 3 4 चैप्टर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कोई चैप्टर नहीं है। साथ में समुद्र मंथन का बैच भी करिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज एक्टिव और पैसिव वॉइस, थोड़ा थोड़ा हमने एक्टिव पैसिव वर्ब
वॉइस वर्ब पढ़ते समय भी तो किया था ना कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाएगा, कौन सा सेंटेंस पैसिव जाएगा, पहचानने का तरीका हमने सीखा था। एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका सीखा था। आज हम एक्टिव पैसिव डिटेल में करेंगे। वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं। वॉइस हम सेंटेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं। हमें कोई वाक्य को मन हो तो एक्टिव वॉइस में बोल सकते हैं और मन हो तो पैसिव वॉइस में भी बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे कि मैम एक्टिव और पैसिव वॉइस मतलब क्यों ऐसा लाया गया है? जब हमें अपने वाक्य में इफ इन अ सेंटेंस वी हैव टू पे एम्फोसिस ऑन आवर डूअर, अगर हमारे सेंटेंस में हमें अपने कर्ता पे जोर डालना है, कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, तो हम सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में बोलते हैं। तो वाक्य एक्टिव वॉइस में कब होता है? जब हमारा डूअर एक्टिव होता है, व्हेन द डूअर इज एक्टिव। अगर एक्टिव का मतलब है सक्रिय, अगर हमारे वाक्य में हमारा डूअर एक्टिव है ना, कर्ता एक्टिव है, तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में कब? जब हमारा डूअर इनएक्टिव है, जब हम किसी और चीज को पे जोर डालते हैं और डूअर पे जोर नहीं डाल रहे, एम्फोसिस नहीं डाल रहे। व्हेन द डूअर इज इनएक्टिव द सेंटेंस गोज इन पैसिव वॉइस। ठीक है, इसे मैंने लिख दिया, राम रोट द बुक। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, बिकॉज हमने यहाँ पे एम्फोसिस किस पे डाल रहे हैं? राम पे। राम इज द डूअर। तो जब हमें सेंटेंस के शुरुआत में डूअर पे मतलब जब हमें डूअर को एक्टिव दिखाना है, राम ने बुक लिखने का काम किया, तो सेंटेंस एक्टिव हो गया। ठीक है, सेंटेंस एक्टिव हो गया। फिर मैंने लिखा द बुक वॉज रिटन बाय राम रोट द बुक, और द बुक वॉज रिटन बाय राम। तो ये सेंटेंस पैसिव हो गया, क्योंकि यहाँ मैंने अपने डूअर पे एक्टिव नहीं डाला, मैंने बुक को एक्टिव कर दिया। यहाँ मैं बुक पे एम्फोसिस डाल रही हूँ, बुक को लिखी गई राम के द्वारा। तो यहाँ मैं अपने सब्जेक्ट के रूप में बुक पे ज्यादा जोर डाल रही हूँ ना। तो बुक तो यहाँ पे कर्ता नहीं है, यहाँ तो हमारा कर्ता बाद में आया, इनएक्टिव है, तो ये सेंटेंस पैसिव होगी। बट यहाँ पे मैंने अपने डूअर पे जोर डाला। इस वाक्य में शुरू में डूअर को मतलब डूअर पे एक्टिव किया है मैंने, तो एक्टिव वॉइस है। और यहाँ पे बुक पे डाला, तो ये पैसिव वॉइस है। और याद रखना है ना, अभी तो थोड़ा सा बता रही हूँ बस। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना एग्जाम में दोनों आता है। कभी कभी लिख देते हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाइए, और कभी कभी हमारा वाक्य पैसिव में आया रहता है और हमें उसे एक्टिव में बनाना रहता है। तो दोनों आ सकता है, एक्टिव से पैसिव बनाना। क्वेश्चन एक्टिव में है तो आपको पैसिव बनाना है, अगर क्वेश्चन पैसिव में पूछा है तो हमें एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट बन जाता है। तो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो आके इधर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और ये जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, यहाँ पे आके सब्जेक्ट बन। बस इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बस बताना है कि अगर हमें अपने कर्ता पे जोर डालना है तो अपने वाक्य को एक्टिव वॉइस में बोलो। अगर कर्ता डूअर को पे जोर नहीं डालना है, डूअर को इनएक्टिव दिखाना है, तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बोल दो। अदरवाइज दोनों करेक्ट। लिख लिया इसको। पहले ये मेंस में बहुत ज्यादा नंबर का आता था, बट अब तो मेंस में क्वेश्चंस कम हो गए, तो इसके भी क्वेश्चंस कम हो गए। एक्टिव पैसिव बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक है, वेरी स्कोरिंग टॉपिक। आराम से इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इजी टॉपिक है। बस थोड़ा ऑप्शंस देखना है, कैसा हमारे पास 4 ऑप्शंस आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर करना है। एक्टिव पैसिव का एरर ना प्रॉब्लम तब करता है जब ये एरर फॉर्म में आ जाता है। जब ये एरर फॉर्म में आता है ना, आपने देखा होगा कि वर्ब का शीट करवा रही थी, तो कुछ कुछ उस दिन मैंने टेस्ट भी लिया था, तो बता रही थी कि ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए। जब एक्टिव पैसिव का एरर स्पॉटिंग एरर में आ जाता है ना, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अदरवाइज जो एक्टिव पैसिव का 4 ऑप्शन वाला आता है ना, जैसे लिख देंगे राम रोट द बुक और 4 ऑप्शन में दे देंगे और बोलेंगे इसका पैसिव बनाओ, द बुक वॉज रिटन बाय राम, तो ये तो ईजी होता है। थोड़ा सा एरर में प्रॉब्लम करता है।
आपको एक्टिव पैसिव का ना दोनों शीट मिलेगा। एक शीट तो नॉर्मल 4 ऑप्शन वाला मिलेगा, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव बनाना, और एक शीट आपको स्पॉटिंग एरर वाला भी दूंगी कि स्पॉटिंग एरर में एक्टिव पैसिव का एरर कैसे आता है। एक लाइन में एक सेंटेंस रहेगा, उसमें कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना है, कौन सा पैसिव, ये लिख लिया। और सबसे पहले ध्यान रखना है ना कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय, ठीक है, ये याद रखना है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना सबसे इंपॉर्टेंट रूल, ओके, टेंस कभी मत बदलना। नरेशन में तो हम टेंस बदलते हैं, जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पढ़ेंगे ना वहां पे टेंस बदलेंगे, बट वहां भी टेंस तभी बदलेगा ना जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे, वो तो चलो हम करेंगे। नरेशन में टेंस बदलता भी है और नहीं भी बदलता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस नहीं बदलेगा, ये याद रखना है। इन एक्टिव पैसिव कन्वर्जन, एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या क्या 3 चीज का करना है। एक तो नो चेंज ऑफ टेंस। अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट में है ना तो आप उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बदल सकते, वो भी सिंपल पास्ट में रहेगा। अगर हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है तो पैसिव भी सिंपल प्रेजेंट रहेगा, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं बदलना है। तो मतलब किसी हाल में टेंस नहीं बदलना है, नो चेंज ऑफ टेंस। एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं बदलेगा। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय दूसरा रूल क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ओके। और तीसरा एक्ट मतलब कैसे लिखूं द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes the object in passive voice। ये तो आपको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ओके। द सब्जेक्ट, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस becomes द सब्जेक्ट इन पैसिव। उल्टा हो जाता है, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। ये 3 चीज को याद रखना। सबसे पहले एग्जाम में टेंस बदल देते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना टेंस बदल देते हैं, किसी हाल में टेंस नहीं बदलना। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना। पहले तो मैं एक्टिव पैसिव को थोड़ा सा टेंस से रिलेट करके पढ़ाऊंगी। लिख लिया है, हाँ, ये भी हो गया है। और कई बार ना ऐसा ट्रिक बता दिया जाता है, बट ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता। कई बार ऐसा ट्रिक बता दिया जाता है ना, देखो अगर मैंने लिखा राम रोट द बुक, ओके, और कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो राम राइट्स अ बुक, और एग्जाम ऐसा भी दे देंगे एक ऑप्शन में, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बनेगा, ऐसा लगा के दे देंगे। अ बुक वॉज रिटन बाय राम। एक ऑप्शन में लिख देंगे अ बुक हैज बीन। अभी मैं पूरे डिटेल में आपको रूल्स पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा टेंस पढ़ा रही हूँ। बाय राम,
अ बुक इज रिटन बाय राम। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय ना कौन सा प्रेपोजिशन आता है? बाय आता है। कभी कभी बाय नहीं भी आता है, वो जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ेगा उसमें मैं बताते जाऊंगी कहाँ बाय आएगा कहाँ नहीं है। अब देखो ध्यान रखना है ना, राम राइट्स अ बुक, अब गलती से बुक वॉज कर दो, ये हमारे सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, और ये सेंटेंस किस में जा रहा है? प्रेजेंट में, तो आप इसको पास्ट नहीं कर सकते। अब ये भी प्रेजेंट है बट ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन हम ये तो सिंपल प्रेजेंट है ना, अगर हमारा वाक्य सिंपल प्रेजेंट है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं कर सकते, उसको भी सिंपल प्रेजेंट रखना। तो आंसर इज दिस, आंसर इज दिस, इज अ बुक इज रिटन में। तो कहने का मतलब है कि टेंस नहीं बदलना और बाय प्रेपोजिशन होगा। हाँ कई कई जगह पे मैंने देखा है ना, अब इसको लिखो मत, टीचर ट्रिक बता देते, राम राइट्स अ बुक और इसका भी क्या बना था? द बुक इज रिटन बाय राम। ऐसा ट्रिक नहीं बताना है बच्चों को, गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है बट हर जगह ये सब ट्रिक काम नहीं करता है। टीचर बता देते हैं कि देखो वर्ब के पहले किसी पर्सन का जिक्र हो तो सेंटेंस जाएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है, क्योंकि वर्ब ये जो क्रिया है किसी व्यक्ति के द्वारा की जा रही है ना, और व्यक्ति सक्रिय है, द पर्सन इज एक्टिव, तो एक्टिव वॉइस में। और वर्ब से पहले, दोनों वर्ब है, किसी चीज का जिक्र हो तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा, पैसिव, ठीक है। यहाँ ये वाला ट्रिक काम आ गया, बट हर जगह ऐसे ट्रिक, ये वाला ट्रिक को मानना ही नहीं है यार, कि अगर चीज का जिक्र पहले हो तो पैसिव है, और पर्सन, इफ द पर्सन हैज बीन मेंशन्ड बिफोर दिस वर्ब देन द सेंटेंस गोज एक्टिव। ऐसा कोई ट्रिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये ट्रिक देखो कहाँ पे फेल हो जाएगा। राम वॉज गिवन अ बुक, ये सब ट्रिक थोड़ी, और कभी कभी तो बाय नहीं भी लगता है, बगैर बाय का भी सेंटेंस पैसिव होता है, थोड़ा सेंस देखना होता है। और फिर मैंने लिखा राम गेव अ बुक। इफ यू गो बाय द हिंदी ट्रांसलेशन ना, इफ यू गो बाय द हिंदी ट्रांसलेशन, राम गेव अ बुक, यहाँ राम ने किसी को बुक दिया, तो राम ने किसी को बुक दिया इसका मतलब है कि यहाँ राम एक्टिव है ना, बुक देने का काम कर रहा है, तो राम ने बुक दिया तो ये सेंटेंस एक्टिव हो गया। बट यहाँ देखो राम वॉज गिवन अ बुक, इसकी हिंदी क्या है? राम वॉज गिवन अ बुक, मतलब राम ने कुछ नहीं किया, राम को किताब दी गई किसी और के द्वारा, मतलब कोई और एक्टिव है जो आकर राम को बुक दिया, राम ने कुछ नहीं किया, तो ये सेंटेंस पैसिव है। तो ये वाला ट्रिक काम आ रहा है, ये जो ऊपर वाला ट्रिक काम आ रहा है, जो सीख लेते हो आप लोग कि वर्ब के पहले अगर पर्सन हो तो सेंटेंस एक्टिव जाएगा। यहाँ तो वर्ब के पहले पर्सन है बट सेंटेंस पैसिव जा रहा है, और यहाँ वर्ब के पहले पर्सन है तो ये सेंटेंस एक्टिव जा रहा है। तो ऐसा नहीं सीखना है, ओके, ऐसा नहीं सीखना है, वर्ब के पहले देखना है, वर्ब के पहले कोई पर्सन हो फिर भी सेंटेंस पैसिव जा सकता है, और वर्ब के पहले पर्सन हो तो एक्टिव भी जा सकता है, एक्टिव भी जा सकता है। ओके तो राम वॉज गिवन अ बुक, राम को किताब दी गई। आपने बोला मैम बाय हिम क्यों नहीं लगाया, बाय हर, नहीं भी लगाया तो अंडरस्टूड है ना, नहीं भी लगाया तो अंडरस्टूड है, राम को किताब दी गई है, किसी के द्वारा ही दी गई है। यहाँ राम चुपचाप बैठा है, कोई और आके इसको बुक दे रहा है, बट यहाँ तो राम ने दी। ओके तो ये ट्रिक और वो सब काम मत करना। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय टेंस नहीं बदलेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तीनों लिख लिया आपने, ये भी लिख लिया। हाँ अब मुझे एक चीज और बताना है जो कि मैं बताई भी थी, वर्ब पढ़ाते समय मैंने एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका बताया था, लेकिन काफी सारे बच्चों ने वर्ब टॉपिक के बाद क्लास को ज्वाइन किया होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा बताना होगा। वो लोग तो अभी वर्ब नहीं पढ़े हैं, सीधा वॉइस चैप्टर में आ रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि मैम कभी कभी ना एग्जाम में ऐसा आएगा, चेंज द सेंटेंस, ऐसा डायरेक्ट इनटू पैसिव वॉइस, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलो। इसका मतलब है कि क्वेश्चन एक्टिव में रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन एक्टिव में रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगा, तो स्टूडेंट को आराम से पता चल जाएगा कि पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन एक्टिव में आया है।
तो हम पैसिव चुनने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव, एक्टिव में बदलो। इसका मतलब है कि क्वेश्चन पैसिव में आया है, आपको एक्टिव में बदलना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, ये सब नहीं लिख देते हैं चेंज द वॉइस, वहां पे थोड़ा सा आपको पता लगाना होता है। चेंज द वॉइस, इस वाक्य का वॉइस बदलो। तो वहां पे आपको क्वेश्चन में देखना होता है कि अगर क्वेश्चन एक्टिव है तो आपको पैसिव में बदलना है, अगर क्वेश्चन पैसिव है तो आपको एक्टिव में बदलना है। आपके दिमाग में आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव है और कौन सा सेंटेंस पैसिव है। ये मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था, फिर से थोड़ा सा बता दे रही कि अगर इज एम आर के बाद इज एम आर वॉज वर के बाद अगर आईएनजी आ रहा है तो वो सेंटेंस एक्टिव है। इज एम आर के बाद वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म आ रहा है तो सेंटेंस पैसिव पैसिव। और एक मैंने और भी बताया था कि कभी कभी वाक्य का इज एम मतलब वाक्य का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर वहां पे वाक्य का ये इज एम आर के बाद जो थर्ड फॉर्म आएगा वो पैसिव में रहेगा। कब? जब ये थर्ड फॉर्म वर्ब का काम करेगा। बट कभी कभी ये वाक्य का, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लेते हैं और वो पैसिव समझ लेते हैं। नहीं, अगर वाक्य का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, ओके, और वो वर्ब नहीं है, तब वो एक्टिव ही में रहेगा, एक्टिव में रहेगा। ये मैंने आपको बताया था, फिर से बता दूंगी। इज एम आर के बाद कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया तो एक्टिव लगा देना। इज एम आर के बाद अगर, ये कंफ्यूज करने वाला है, ये तो पता ही है कि पैसिव बनाने के लिए तो V3 चाहिए और वर्ब का V3 फॉर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पैसिव नहीं है, एक्टिव है। कंफ्यूजन यहाँ पे कभी कभी ना इज एम आर के बाद V3 आता है और बच्चे उसको पैसिव समझ लेते हैं, जबकि वो पैसिव नहीं होता है। वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो पैसिव ना जाके एक्टिव आएगा। तो आप बोलोगे मैम कैसे पता चलेगा? जहां वर्ब के थर्ड फॉर्म से किसी क्रिया, कोई वर्ब, कोई एक्शन के बारे में पता चल रहा है ना, इसका मतलब है कि वो V3 वर्ब है और वो पैसिव जाएगा। और जहां V3 से कोई एक्शन वगैरह नहीं है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, सेंटेंस देखो, जैसे लिखा मैं, ही वॉज गिवन अ बुक, और फिर मैंने लिखा ही वॉज शॉक्ड। थर्ड फॉर्म वर्ब में हमने डिटेल में किया है, ये थर्ड फॉर्म, गिव गिवन, और ये भी थर्ड फॉर्म। और आप बोलोगे कि मैम इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया, इज एम आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव जाएगा ना, और यहाँ भी तो इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन ये पैसिव ना जाके एक्टिव जा रहा है, ये वाला पैसिव जा रहा है। अब ये सेंटेंस का थोड़ा सेंस देखो, ही वॉज गिवन अ बुक, उसको एक बुक दी गई उसने कोई काम नहीं किया, कोई और आके इसको बुक दी गई। और ये, हाँ, तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, ये एडजेक्टिव नहीं है। बुक देने में कोई एक्शन हो रहा है, बुक देने में कोई क्रिया हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, और जहां का V3 कोई एक्शन बताए ना, तो वहां का V3 वर्ब है, प्योरली वर्ब है। और इज एम आर के बाद वर्ब का V3 आए तो ये सेंटेंस पैसिव हो जाएगा। बट ही वॉज शॉक्ड, वो तो आश्चर्यचकित था। ऐसे बोलते मैं तो सरप्राइज रह गया, मैं क्या रह गया, मैं तो सरप्राइज रह गया, मैं अपनी विशेषता बता रही हूँ कि मैं क्या थी, आश्चर्यचकित, मैं शॉक थी। तो यहाँ शॉक्ड वर्ड से ना कोई एक्शन वगैरह का नहीं पता चल रहा है। यहाँ तो बुक देने में एक्शन हो रहा है, बट यहाँ शॉक से कोई एक्शन नहीं पता चल रहा है, ही की विशेषता बता रहा है। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि एक्टिव है। ओके, थर्ड फॉर्म में कोई क्रिया हो रहा है ना, तभी उसको वर्ब मानना और तब पैसिव मानना। ठीक है, ये मैंने वर्ब में पढ़ा दिया था। लेकिन देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर न्यू टू द बैच, न्यू टू द क्लास, तो उसके लिए मैं एक बार बता दे रही हूँ, क्योंकि यही कंफ्यूजन करता है। आईएनजी वाला में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ही वॉज गिविंग अ बुक, वो एक बुक दे रहा था, वो एक बुक दे रहा था, तो उसके द्वारा काम किया जा रहा है। और इज एम आर के बाद अगर आईएनजी आ गया ना, तो सेंटेंस तो एक्टिव जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कर्ता एक्टिव। ओके, शॉक्ड एडजेक्टिव है। हाँ, द न्यूज वॉज शॉक्ड नहीं होगा, बहुत पीटूंगी प्रियांशु, द न्यूज वॉज शॉकिंग होगा। ये मैंने आपको उसमें पार्टिसिपल में पढ़ाया था ना,
इमोशंस में हम पार्टिसिपल का यूज नहीं करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। न्यूज तो नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हम पास्ट पार्टिसिपल नहीं यूज करते हैं। द न्यूज वॉज शॉकिंग, बट अगर मैं शॉक्ड हूं तो मेरे अंदर फीलिंग्स है शॉक वाली। कोई व्यक्ति शॉक्ड है तो पास्ट पार्टिसिपल, ये मैंने आपको पार्टिसिपल चैप्टर में पढ़ा दिया कि कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे, कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। द बुक इज इंटरेस्टिंग, किताब नॉन लिविंग थिंग है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग तो वहां पे पास्ट। बड़े आगे इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया एक्टिव, इज एम आर के बाद V3 आ गया पैसिव, बशर्ते कि वो V3 वर्ब है, बट एडजेक्टिव है तो नहीं होगा। ओके हाँ, एक ये हो गया। दूसरा दूसरा याद रखना है कि आप बोल रहे हो मैम आपने तो बोला है ना कि जब भी V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव होगा। जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है तो वो सेंटेंस पैसिव ना होके एक्टिव होगा, एक्टिव होगा। और एक और कंडीशन है कि अगर हैज हैव हैड के बाद हैज हैव हैड के बाद अगर V3 आ रहा है, क्योंकि दिमाग में आएगा कि V3 आ गया तो मैम पैसिव होना चाहिए, नहीं, हैज हैव हैड के बाद V3 आएगा ना तो वो एक्टिव रहेगा। अगर हैज हैव हैड लगा के हैज हैव हैड हैज हैव हैड लगा के पढ़ा दिया है मैंने वर्ब में, बीन लगा के तब V3 आए ना तब वो पैसिव हो। तो हैज हैव हैड के तुरंत बाद V3 आएगा, पैसिव नहीं, एक्टिव है। देखो आई हैड डन द वर्क, अब बोलोगे कि मैम डन तो V3 है ना, डन तो V3 है, मैं अपना काम कर चुका था, और यहाँ V3 क्रिया बता रहा है, काम करने में कोई क्रिया हुई है तो इसको पैसिव होना चाहिए, नहीं, एक्टिव है, क्योंकि हैड के तुरंत बाद V3 आ रहा है, एक्टिव होगा। जैसे आई हैड बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, मेरे को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था, मैंने कुछ नहीं किया, कोई और आके ले गया, तो हैड के बाद बीन लगाकर फिर थर्ड फॉर्म तो सेंटेंस पैसिव। कहने का मतलब है कि हैड के तुरंत बाद V3 आए ना तो एक्टिव। हैड हैव हैड के साथ पैसिव कब होगा, जब बीन लगा के V3 आए। ओके हाँ, अगर ऐसा रहता ना आई वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज, तब पैसिव हो सकता था, न्यूज के द्वारा मेरे को शॉक किया गया। वैसे शॉक्ड बाय नहीं होता, शॉक्ड एट होता है। कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, जरा पहचानना तो एक्टिव है कि पैसिव है। लिख लिया ये इज नहीं भी लिखोगे चलेगा, प्रैक्टिस के लिए समझ लो।
पहला वाला सेंटेंस क्या है? पहला वाला सेंटेंस पहला वाला सेंटेंस को पैसिव मत समझ लेना। याद रखना, याद रखना, पैसिव होने के लिए ना अकेला बीन से सेंटेंस पैसिव नहीं होता है। बीन के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तभी पैसिव हो। ठीक है, खाली बीन देख के आप पैसिव मत समझ लेना। अब देखो यहाँ पे ये टू तो प्रेपोजिशन है। आप बोलोगे मैम यहाँ बीन लगा है और आपने बोला है ना कि बीन लग गया होगा तो पैसिव होगा। मैंने क्या बोला है कि बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा ना तब पैसिव होगा। बट यहाँ बीन के बाद तो कोई थर्ड फॉर्म नहीं आया है। यहाँ भी बीन के बाद ऑनेस्ट एडजेक्टिव आ गया है। तो यहाँ हैव के बाद बीन थर्ड फॉर्म है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म, यहाँ भी हैज के बाद थर्ड फॉर्म, और जब हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगा ना तो सेंटेंस एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा, एक्टिव रहेगा। यहाँ देखो हैज के बाद भी थर्ड फॉर्म आ गया, और बुक तो नाउन है, ये भी एक्टिव है। लेकिन पैसिव कब होगा? जब हैज हैव हैड के बाद बीन लगा के थर्ड फॉर्म, तब वो पैसिव होगा। तब और थोड़ा समझ भी लो ना, ही हैज बीन ऑनेस्ट, वो ईमानदार रह चुका है अपनी काम में, तो ईमानदार वो खुद रहा है ना, तो व्यक्ति एक्टिव है, ईमानदारी दिखा रहा है। मैं कश्मीर जा चुका हूँ, तो यहाँ भी जाने का काम मैंने किया। ओके, ही हैज गिवन द बुक, उस बुक देने का काम उसने किया, बट ही हैज बीन गिवन तो यहाँ किसी और के द्वारा। अब देखो इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया तो एक्टिव, इज एम आर के बाद V3 आ गया और यहाँ भी V3 आया, लेकिन ही इज हेल्प्ड, उसको दोस्तों के द्वारा उसकी हेल्प की जाती है, तो वो कुछ नहीं करता है, दोस्त आके उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो ये पैसिव हो गया। लेकिन यहाँ भी तो इज एम आर के बाद V3 है, बट यहाँ इंटरेस्टेड में कोई क्रिया नहीं हो रही, यहाँ उसकी विशेषता बताई जा रही है, इंटरेस्टेड एडजेक्टिव है, और इज एम आर के बाद एडजेक्टिव आ गया, तो सेंटेंस पैसिव ना जाके एक्टिव। ओके, एक बार बता दो एक्टिव पैसिव समझ लोगे ना, कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाएगा, कौन सा सेंटेंस पैसिव जाएगा, समझ तो लोगे वाक्य देख के, अकॉर्डिंगली फिर आपको बदलना है। ये मैंने इसलिए बताया, ये स्पॉटिंग एरर में ज्यादा काम आता है। ओके चलो, अभी थोड़ा सा और बेसिक, पहले तो मैं थोड़ा सा एक्टिव पैसिव को जोड़ूंगी टेंस से, उसके बाद हम फिर रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। ओके, बेसिक रूल टेंस वाला कर लेना है, बेसिक रूल कर लेना है। और ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ाया था जब वर्ब पढ़ाया। देखो हमने टेंस में, जब हमने टेंस पढ़ा था तो हमने 4 कैटेगरी पढ़ा था ना हर का। प्रेजेंट टेंस का क्या पढ़ा था? प्रेजेंट टेंस में 4 कैटेगरी पढ़ा था। क्या है? सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 कैटेगरी पढ़ा था। क्यों मैं ये लिख रही हूँ बताती हूँ। पास्ट में भी 4 कैटेगरी पढ़ा था। एक पढ़ा था सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर हमने फ्यूचर पढ़ा था। फ्यूचर में भी 4 कैटेगरी था। एक था, लिखना नहीं अभी, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिखना नहीं। तो कुल मिला के कितने कैटेगरीज है? कुल मिला के यहाँ 4, ठीक है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, कुल मिला के 12 कैटेगरीज है। और पूरे 12 का एक्टिव वॉइस तो बनता है, 12 का एक्टिव वॉइस तो बनता है, बट पैसिव सिर्फ 8 का ही बनता है। पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगी कि किसका नहीं बनता है और क्यों नहीं बनता है। ओके,
कुल मिला के 8 कैटेगरी है और आठों का एक्टिव वॉइस तो बनता है, पैसिव वॉइस सिर्फ 8 का ही बनता है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, तो यहां से एक हट गया। पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नो पैसिव, और फ्यूचर में 2 का नहीं बनता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता। तो यहाँ से 2 हट गया, 2 3 4, तो 4 हट गया, सिर्फ 8 का बनता है। ओके, वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ, एक्टिव तो सबका होता है बट वी डोंट हैव द पैसिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई विल टेल यू व्हाई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, बट फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। ठीक है, अभी मैं एक टेबल बना रही हूँ। सबसे पहले मैं वॉइस और टेंस को जोड़ूंगी, फिर अलग अलग सेंटेंस करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा, इंपेरेटिव का कैसे बनेगा। ओके और जितना भी मैंने आज तक एक्टिव पैसिव नरेशन इतना डिटेल में पढ़ाया है, डाउट बैचेस में भी बच्चे तरह तरह का सेंटेंस देख के भेजते हैं, तो अब बच्चे बना लेते हैं। जितना भी टफ सेंटेंस आए ना, जितना भी ऑप्शन मतलब उटपटांग वाला आए, बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं हो। अल्टीमेटली आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो यू विल रियलाइज। अभी सबसे ज्यादा डाउट बैच में आप देख रहे हो इसी का सेंटेंस आ रहा है। ओके, यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली तो ये खेल है ऑप्शंस का। रूल्स तो पढ़ना ही है बट जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। और अभी CHSL में तो इतना इजी पूछ दिया ना, वैसे पूछना नहीं चाहिए इतना इजी। ओके हाँ, अब आ जाओ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंस एंड वॉइस। पहले थोड़ा सा बेसिक और करते हैं। टेंस एंड वॉइस को जोड़ के पढ़ा रही हूँ, वॉइस कैसे टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, लिखते जाना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे। एंड प्रेजेंट में भी वी विल स्टार्ट विथ सिंपल प्रेजेंट। छोटा छोटा सेंटेंस है ना, हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बट अल्टीमेटली जब मैं आपको अभी प्रैक्टिस करवाऊंगी ना तो लेंदी सेंटेंसेस के साथ ऑप्शंस के साथ करेंगे, क्योंकि लेंदी ऑप्शन लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो छोटे छोटे सेंटेंस से कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंपल प्रेजेंट, ओके, जगह नहीं बचेगा ना, यहीं पे लिख रही हूँ। स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट। का रिफिल चेंज करना होगा। सिंपल प्रेजेंट, ओके, ऐसा और जगह लेती हूँ। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, लिखते जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना जगह नहीं है, प्रैक्टिस करते समय लेंदी एग्जाम्पल से करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल से एक सेंटेंस लिख रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ही राइट्स अ बुक। वो एक बुक लिखता है। इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रही हूँ। वो एक बुक लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ बुक। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वो ही हैज प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ही हैज रिटन अ बुक। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज हैव प्लस V3, बुक लिख चुका है। और कब से बुक, ये प्रेजेंट, उसीलिए थोड़ा सा ना टेंस वगैरह का नॉलेज होना जरूरी है वॉइस पढ़ते समय। वो बुक लिख रहा है, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर
अ मंथ। अभी एक मिनट, अभी लिखना बंद करिए। सारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जा रहा है क्योंकि यहाँ ही एक्टिव है, बुक लिखने का काम कर रहा है प्रेजेंट, ये भी एक्टिव है। यहाँ पे बस टेंस अलग है बट वाक्य तो एक्टिव वॉइस है ना। यहाँ भी तो वो बुक लिख रहा है, यहाँ देखो वो बुक लिख चुका है, यहाँ भी उसने काम किया, और यहाँ भी वो पिछले 1 मंथ से बुक लिख रहा है। ऑल द सेंटेंसेज आर इन एक्टिव वॉइस। आपने पढ़ एक्टिव वॉइस है, इज एम आर के बाद आईएनजी एक्टिव, हैज के बाद V3 एक्टिव, बीन लगता तब पैसिव होता, और यहाँ भी आईएनजी V3 नहीं है, आईएनजी है, सब एक्टिव है, सारे एक्टिव है। और ये हमारे सेंटेंस का, अभी मैं रब नहीं करूंगी, आप आराम से लिखना, पहले समझ लो। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये हमारे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही। मैं पूरा सब्जेक्ट, जगह कम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिख रही हूँ, बस पैसिव बनाते समय ना इज एम आर प्लस V3 लगाना। जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनाओगे तो इज एम आर प्लस V3 लगाना। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना, ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाना, और आई है तो एम लगाना। ठीक है, आई है तो एम लगाना अगर इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस आ गया तो जब भी कंटिन्यूअस का पैसिव लगे बनाना हो ना, तो कंटिन्यूअस के पैसिव में भी इज एम आर तो रहेगा ही। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम। लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के बाद, अभी मैं इसका पैसिव लिखूंगी, तुरंत V3 लगा दे रहे थे। लेकिन जब भी हमारे सेंटेंस में आईएनजी आ गया तो उसका पैसिव बनाते समय तुरंत V3 नहीं लगाना, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस में जरा डिफरेंस देखना। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर के तुरंत बाद V3 लग जाता है, बट जब भी कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म आ गया, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर प्लस V3 नहीं लगाएंगे, इज एम आर प्लस बीइंग लगा के फिर V3 लगाएंगे। ठीक है, और हैज हैव हैड का पैसिव कैसे बनता है? हैज हैव का पैसिव, इसमें भी एक है तो हैज, बहुत सारे है तो हैव, और इसका पैसिव यहाँ तो हैज हैव के बाद तुरंत V3 लग गया, तो सेंटेंस एक्टिव रहेगा, बट हमें पैसिव करना है तो पैसिव में ना बीन लगाना फिर V3। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस देख रहे होगे कि आईएनजी में बीइंग लगा के V3 बनाते हैं, ओके, और परफेक्ट टेंस में बीन लगा के बनाते हैं, बीन, और इसका तो पैसिव बनता ही नहीं, इसका पैसिव नहीं बने। तो चलो अब हम उसका पैसिव बनाते हैं। इसका पहले मैं हट जाऊंगी, ओके। मैम कल वाली कंडीशनल सेंटेंस वाली क्लास बहुत हेल्पफुल रहा, पूरा कंडीशनल समझ में आ गया। अभी कंडीशनल का पहले सेंटेंस बनाना होगा ना अच्छे से। चलो देखो, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होता ना तो हम आर लगाते, बट एक बुक की बात आ रही है ना, तो अ बुक, इसका पैसिव बना रही हूँ मैं, अ बुक इज। अगर आई रहता तो आई एम लगाती, और थर्ड फॉर्म लगा दो, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, और एक्टिव से पैसिव बनाते समय बाय लगेगा, और ही तो सब्जेक्ट होता है, बट हमें तो ऑब्जेक्ट करना है ना, तो ही का ऑब्जेक्ट है मुझे, ओके। अब देखो यहाँ पे आईएनजी है, तो यहाँ कैसे लिखोगे? एक बुक है, बहुत सारा होता तो आर लगाते, अ बुक इज, यहाँ तो तुरंत V3 लगा दिया ना, बट आईएनजी में बीइंग लगा के V3 लगाना। यहाँ पे उसके द्वारा एक बुक लिखी जाती है, और यहाँ पे उसके द्वारा एक बुक लिखी जा रही है, इस बीइंग लगा के तब V3 लगा, रिटन बाय हिम। मैं हट जाऊंगी तब आप लिखना। वो एक बुक लिख चुका है, उसके द्वारा एक बुक लिखी, क्योंकि एक्टिव पैसिव में हम टेंस नहीं बदल सकते, तो एक बुक है तो हैज, बहुत सारा बुक होता तो हैज, और तुरंत V3 नहीं लगा, पैसिव बनाने के लिए बीन लगा के फिर V3। चलो अभी आप लिखो इसको, रिटन बाय। मैं पंकज, अभी कंडीशनल का सेंटेंस बनाइए पहले, तब आपको क्लियरली कंडीशनल समझ में आएगा। जो कल मैंने वीडियो डाला है, इस साल पिछले साल के सेंटेंसेस ही है सारे।
लिख लिया है सबने? बीइंग कंटिन्यूएशन में ना बीइंग लगा के बनाते हैं। बुक उसके द्वारा लिखी जा रही है। ओके, एक बार डन बोल दो। एनीबडी इंटरेस्टेड टू बाय नहीं होगा, एनीबडी इंटरेस्टेड इन बाइंग अ बुक। इंटरेस्टेड वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेता है। आई एम इंटरेस्टेड टू डू द वर्क नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग द बुक। हाँ, तो ये तो प्रेजेंट टेंस की कहानी थी। अब मैं फिर से नहीं लिखूंगी, तो मैं थोड़ा सा यहीं पे फेरबदल करूंगी, जो कि आप मत करना, आप अपना अलग से करो। ठीक है, आप जो मैं करूंगी ना आप वो मत करना। पास्ट में भी ठीक वही है। ठीक है, देखो इसमें मैं क्या करूंगी, सिंपल प्रेजेंट था तो वहां पे सिंपल पास्ट बनाऊंगी। ठीक है, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में और इसको पास्ट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट परफेक्ट, और ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा था, ही राइट्स लिखा था, तो अब मैं क्या लिखूंगी, ही रोट। और वहां पे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इज राइटिंग था, तो यहाँ पे वॉज कर दूंगी। एक है तो वॉज बहुत सारा होता हुआ, वहां पे मैं हैज लिखी थी, यहाँ पे हैड हो गया। ओके, यहाँ भी हैड हो गया, ऐड हो गया, सारा सेंटेंस जा रहा है पैसिव में ही, एक्टिव में ही, सॉरी। अब यहाँ पे क्या करना है कि वहां पे मैं सिंपल प्रेजेंट का ना इज एम आर लगाई थी प्लस V3, बट सिंपल पास्ट का वॉज वर प्लस V3 लगाऊं, और अब बुक वॉज रिटन लगा दूंगी। एक है तो वॉज और बहुत सारा होता तो वॉर। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी लगाई थी ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वॉर कर देना, इज एम आर के जगह वॉज वॉर प्लस बीइंग प्लस आईएनजी, तो बुक वॉज रिटन। उसमें हैज हैव लगता है, ठीक है, उसमें मैंने हैज हैव लगाया था, इसमें हैड लगाना है, अब बुक हैड बीन रिटन। और हाँ, इसका तो पैसिव बनता ही नहीं। लिख लीजिए, जैसा भी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, फ्यूचर का अलग से रब करके लिखूं। हर जगह ना इज एम आर को वॉज वर में बदल देना, ठीक है, और हैज हैव को हैड में बदल देना।
लिख लिया है सबने? वॉज वर लगाना था। लिख लिया है तो बोलो। मैं अब थोड़ा सा फ्यूचर में ना मेरे को बहुत ज़्यादा रब करना होगा, मिटाना होगा, तो मैं फ्यूचर का अलग से लिखूँ। नहीं लिखा है? लिखिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ तो दो का पैसिव नहीं बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में दो का नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर क्या है यार, फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी सेंटेंस का लिखते जा रही हूँ, उसी सेंटेंस का लिख रही हूँ। ही विल राइट अ बुक, he writes a book present, he wrote a book past, और he will write a book future। तो बेसिक है, और इसका कंटिन्यूअस लिख दे रही हूँ। he will be writing a book, सारा सेंटेंस ना एक्टिव में ही जा रहा है। और फ्यूचर परफेक्ट, विल के बाद तो V3 लगाना है, लगा नहीं सकते तो हैव लगा के V3 लगाएंगे। he will have written a book, और इसका he will have been writing a book for a month, एक मंथ से बुक लिख रहा होगा। और ये फ्यूचर में ना दो का पैसिव नहीं बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का भी कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। बट फ्यूचर में एक और का नहीं बनता है, वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, इसका नहीं बनता। तो इसमें दो का पैसिव नहीं बनेगा। और इसका क्या लगाएंगे पैसिव बनाते समय? विल शैल कुछ भी लगा सकते हैं, विल या शैल प्लस। अब हमें क्या करना है, विल और शैल तो मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता है ना, तो हम तो लेकिन हमें तो पैसिव बनाते समय V3 लगाना है ना, तो हम बी लगा के V3 लगाएंगे। जब भी फ्यूचर टेंस आ गया ना, फ्यूचर टेंस किससे बताते हैं? विल और शैल मॉडल से, और मॉडल के बाद हम V3 नहीं लगा सकते, मॉडल के बाद तो V1 लगता है, तो हम क्या करेंगे बी लगा के V3 लगाएंगे। बी बी बी, और इसका तो पैसिव बनता ही नहीं है। और उसी तरह मॉडल वर्ब के साथ डायरेक्टली V3 नहीं लगाते, हैव लगा के V3 लगा सकते हैं। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? विल शैल प्लस हैव। मॉडल वर्ब के साथ हैज और हैड तो लगता नहीं है, हैव लगेगा, और हैव के बाद V3 डालेंगे तो सेंटेंस एक्टिव हो जाएगा। हमें तो पैसिव बनाना है, तो बीन लगा के, मॉडल वर्ब तो रहेगा ही,
फिर हैव लग परफेक्ट है तो हैव रहेगा ही, और हैव के बाद V3 लगाएंगे तो एक्टिव हो जाएगा ना, बीन लगा के V3 लगाएंगे तब पैसिव हो जाएगा, तब पैसिव हो जाएगा। विल शैल कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ क्या होगा, अ बुक है तो अ बुक, एक बुक है तो अ बुक, और बहुत सारा बुक्स भी होता ना तो हम विल ही लगाते, क्योंकि मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं। अ बुक विल, फिर बी लगाना, फिर थर्ड फॉर्म, अ बुक विल बी रिटन बाय हिम। ओके, और इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, और इसका देखो अ बुक विल लगाना, यहाँ पे बी नहीं लगाना है, क्योंकि परफेक्ट में हम बी नहीं लगाते, हैव लगाते, और हैव के तुरंत थर्ड फॉर्म नहीं लगाना है, बीन लगा कर थर्ड फॉर्म। एक बुक उसके द्वारा लिखी जा चुकी होगी, बीन जरूर लगाना। आप लिखो इसको, थोड़ा विल और शैल पे भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक्टिव पैसिव बहुत लेंदी नहीं होता है, ठीक है, एक्टिव पैसिव बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। मुझे लग रहा है कि एक्टिव और पैसिव पढ़ाने में मेरे को 4 to 5 या 4 to 5 क्लास, 4 क्लास में हो जाएगा। ओके, 4 to 5 क्लास में देखती हूँ क्या रफ्तार में चल रहे हैं, नरेशन हो जाएगा। 7th 9th और 10th को ना मैं छुट्टी पे रहूंगी। ओके, आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं हड़बड़ी में जल्दी तो खत्म नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मैम अब जाने के पहले ना नरेशन भी खत्म कर दो, हड़बड़ी हो जाएगी। ओके, 9th और 10th आई विल बी ऑन लीव। ओके, जिसका जो भी चीज छूटा हुआ है ना, मैं जब छुट्टी पे रहूंगी तो आप अपना काम कर लेना, समुद्र मंथन बचा हुआ है कंप्लीट कर लेना, कुछ रिवीजन बचा हुआ है कर लेना। ओके, तो ये हमारा टेंस एंड वॉइस हुआ, अभी तो बहुत छोटा सा हुआ, अभी वॉइस खत्म नहीं हुआ। अब थोड़ा विल शैल पे काम करते हैं। एक और बड़ा कंफ्यूजन है, याद रखना कि जब भी सेंटेंस में बी आ गया, ओके, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आया तो वो सेंटेंस पैसिव है। बी के बाद V3 आया तो पैसिव है, बीइंग के बाद V3 आ गया तो भी पैसिव है। कई बार बच्चों का होता है कि मैम बी, जब भी वाक्य में ना, जब भी वाक्य में बी आ गया, बीन आ गया या बीइंग आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव होता है, बट उसके बाद V3 आना चाहिए तभी पैसिव होगा। देखो हर जगह बीन के बाद भी, बीन लगा के फिर V3 आया तब पैसिव हो। यहाँ भी कंफ्यूजन है, जैसे ही विल बी, साथ साथ मैं जब मैं क्वेश्चंस करवाने लगती हूँ ना तो देखती हूँ वहां पे कंफ्यूजन होता है, तो ये सब पढ़ने के बाद वहां नहीं होना चाहिए। ओके, ही विल बी ऑनेस्ट और ही विल बी गिवन अ बुक, और हैज वाला, बीन वाला तो करवा ही दिया, ही हैज बीन एब्सेंट या ही हैज बीन गुड टू मी, वो हमेशा से मेरे लिए अच्छा रहा है, और ही हैज बीन गिवन अ बुक। तो ना ये सब मत देखना, देखो कि मैम बी आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो जाएगा, नहीं, बी के बाद V3 आना चाहिए ना, ऑनेस्ट ईमानदार एडजेक्टिव है, तो यहाँ बी के बाद V3 नहीं आया है,
ओके, तो ये एक्टिव रहेगा। बट यहाँ बी के बाद V3 आया है, उसको एक बुक दिख जाएगी किसी और के द्वारा, तब पैसिव होगा। ठीक है, ही हैज बीन गुड, गुड एडजेक्टिव है, और यहाँ हैज के बाद थर्ड फॉर्म आया। बीन वाला सेंटेंस पैसिव तब होगा ना जब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ बीन के बाद थर्ड फॉर्म आया है तो ये पैसिव है, बट ऊपर वाले सेंटेंस एक्टिव है। ओके, तो जब भी कोई फ्यूचर टेंस आ गया, जब भी कोई फ्यूचर आ गया, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, फ्यूचर टेंस आ गया, विल, शैल, या कोई भी मॉडल वर्ब आ गया, तो मॉडल वर्ब अभी मैंने पढ़ाया नहीं है आपको एक्टिव पैसिव में, बस बता दे रही हूँ कि वाक्य में जब भी मॉडल वर्ब आ गया है या कोई फ्यूचर आ गया है तो उसका पैसिव बी लगा के बनाते हैं, बी लगा के बनाते हैं। ओके, और जब भी सेंटेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में आ गया, जब भी हमारा वाक्य कंटिन्यूएशन में हो, कंटिन्यूअस हो, तो वहां का पैसिव क्या लगा के बनाते हैं, बीन लगा के। ओके, और जब भी सेंटेंस परफेक्ट फॉर्म में हो, परफेक्ट का मतलब समझ रहे हो, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड फॉर्म में हो, ओके, तो उसमें पैसिव में बीन लगाते हैं। और कंटिन्यूएशन में होगा, इज एम आर के साथ आईएनजी हो या वॉज वर के साथ आईएनजी हो तो बीइंग लगाना, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनते नहीं। और जब भी सिंपल फ्यूचर आ गया, विल, शैल, या कोई भी मॉडल वर्ब आ गया तो बी लगा के बना। ओके, ठीक है, ये भी हो गया। और एक चीज, कभी कभी ना ये दो चीज बड़ा कंफ्यूज करता है। एक तो ये V3 कंफ्यूज करता है, कभी कभी ये V3 वर्ब है और कभी कभी ये V3 एडजेक्टिव हो जाता है। और जब V3 वर्ब का काम करता है ना, ठीक है, जब V3 वर्ब का काम कर रहा है तो पैस एक्टिव जाएगा। ओके, एक्टिव जाएगा, और सॉरी, इज एम आर के बाद V3 आ गया, वर्ब का काम कर रहा है, पैसिव जाएगा, एडजेक्टिव आएगा तो वो एक्टिव जाएगा। उसी तरह ये V4 भी, ये जो वर्ब का ING फॉर्म है ना, ठीक है, ये वर्ब का जो ING फॉर्म है ये भी खतरनाक है। ये भी कभी कभी वर्ब का काम करता है और कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का ING फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है ना, पढ़ा दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और वर्ब का V3 भी काम करता है पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट पार्टिसिपल में। तो ये भी आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। और कभी कभी ये वर्ब का ING फॉर्म जीरेंड भी तो होता है, और जीरेंड तो नाउन होता है। तो ये जो वर्ब का सेकंड और फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ज्यादा आपको परेशान नहीं करता है, आपको ज्यादा परेशान करता है ये V3 वाला। मैम ये V3 वाला कभी कभी वर्ब होता है, कभी कभी एडजेक्टिव होता है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। कभी कभी ये ING तो और भी खतरनाक है, कभी कभी वर्ब होता है, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव, और कभी कभी तो जीरेंड भी होता है। ओके, थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, इस बार के CHSL में आया है। मुझे लग रहा है ना अब स्टूडेंट्स को पता चल रहा होगा कि ये वर्ब चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी तक अब बोलोगे मैम हर जगह वर्ब आ जा रहा है, सब्जेक्ट वर्ब में भी वर्ब आ गया था, सब्जेक्ट सॉरी टेंस में तो पूरा वर्ब है ही, अभी हम वॉइस पढ़ रहे हैं वहां भी वर्ब आ रहा है,
हर जगह वर्ब आ रहा है, और वर्ब को हमने डिटेल में पढ़ा, कभी कभी वर्ब भी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दिस इज़ वाई मैंने वर्ब को आपको शुरू में ही पढ़ा दिया। बहुत सारे टीचर्स वर्ब लास्ट में पढ़ाते हैं, ठीक है। वर्ब शुरू में पढ़ा देने से क्या होता है ना कि फिर धीरे धीरे जो टॉपिक्स आने लगते हैं वो सब उसमें क्लैरिटी आने लगती है। तो वर्ब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ब ग्रामर की मदर है। वैसे तो फादर भी इंपॉर्टेंट है, मदर फादर दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ब इज द मदर ऑफ ग्रामर। मदर, वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ब में आपका दिमाग मैंने बहुत खर्च करवाया, लेकिन अगर वर्ब समझ में आ जाएगा ना तो फिर आने वाले सारे टॉपिक्स इजी लगने लगेंगे। कभी बोरिंग, जो टॉपिक्स इजी लगता है ना वो बोरिंग भी लगने लगता है। ओके, तो वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक सेंटेंस था, आई केप्ट हिम वेटिंग। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो बोला है कि जहां भी आईएनजी आ गया, जहां भी कंटिन्यूअस फॉर्म आ गया, तो वहां तो पैसिव बीन लगा के बनाते हैं, बीन प्लस V3। लेकिन मैंने क्या बोला है कि कंटिन्यूअस का पैसिव बीन लगा के तब बनाते हैं ना जब वो वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म वर्ब का काम करे, ठीक है, जब वो आईएनजी वर्ब का काम करे। और उस आईएनजी को वर्ब का काम करने के लिए उसके पहले कुछ इज एम आर वॉज वर चाहिए, ठीक है। जैसे आई एम रीडिंग, ही इज रीडिंग, कोई भी आईएनजी फॉर्म को ना वर्ब का काम करने के लिए उसके पहले कुछ इज एम आर चाहिए। आई एम रीडिंग, जैसे मैंने लिखा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूँ, तो यहाँ का जो ये है ना, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑक्सिलरी है। आई एम रीडिंग अ बुक, ये मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी है। तो यहाँ का आईएनजी वर्ब है ना, किसी भी आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले कुछ इज एम आर चाहिए। यहाँ तो आ रहा है, यहाँ तो आ रहा है, तो इसका ये एक्टिव है, इसका मैं पैसिव बनाती हूँ। अ बुक इज, और अभी आपने क्या पढ़ा कि जब भी आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया मतलब आईएनजी एज अ वर्ब आ गया, तो उसका पैसिव बीइंग लगा के बनाते हैं। और रीड का थर्ड फॉर्म रेड होता है। अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी, आई का मी बन गया, मी बन गया। तो आप बोलोगे मैम यहाँ भी तो आईएनजी है, यहाँ भी तो आईएनजी, और आपने बोला कि जब भी आईएनजी आ गया तो बीइंग लगा के बनाना। बट मैंने क्या बोला है कि आईएनजी को बीइंग लगा के तब बनाओगे ना जब आईएनजी वर्ब है, और उस आईएनजी को वर्ब होने के लिए उसके पहले कुछ इज एम आर चाहिए। बट यहाँ तो कुछ इज एम आर आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का आईएनजी वर्ब नहीं है, हमारा वर्ब तो ये है, ये है। तो यहाँ हम ये कंटिन्यूअस में है, आईएनजी में है, बट यहाँ हम बीइंग नहीं लगा सकते। यहाँ पे, यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ का तो ये वर्ब है। तो यहाँ का आईएनजी क्या है जरा बताना, क्या है यहाँ का आईएनजी? जीरेंट फॉर्म में है ना। आई केप्ट हिम वॉट, मैंने उससे क्या करवाया, वॉट करवाया। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल तो हुए हुए ना, मैंने उसको वेट, यहाँ जीरेंट है, एज एन हो रहा है। और देखो मेन ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे मैम इसको आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं माना, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हिम ही तो वेट कर रहा था ना, हिम से ही वेट करवाया मैंने, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं देखना है। ये हमारा सिंपल पास्ट है, तो क्या होगा, ही वॉज कीप केप्ट, और इसको ऐसे ही रहने देना, वेटिंग बाय मी। तो बस मेरे को ये बताना था ना कि जहां भी आईएनजी देख लेना तो बीइंग मत लगा देना। बीइंग तब लगेगा जब वो आईएनजी वर्ब है, बट यहाँ का आईएनजी वर्ब थोड़ी है, वर्ब तो हमारा ये, यहाँ पे ही वॉज बीइंग केप्ट वेटिंग ऐसा ऐसा मत लगा, ठीक है। एक इस बार के CHSL में आया था, और ये सेंटेंस ना आपको शीट में भी मिलेगा, मैंने 20 करोड़ बार क्लास में और यूट्यूब सब पे पढ़ा दिया है। आई रिमेम्बर माई फादर, और याद रखना ना, हाँ, और एक चीज और याद रखना, ओके, एक चीज और याद रखना कि बीइंग के बाद जो V3 आ रहा है ना, ओके, बीइंग के बाद जो V3 आएगा तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा,
ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम बीइंग के बाद V3 कब वर्ब का काम करेगा? जब वाक्य में इज रहे एम रहे, कंफ्यूज मत होना, इज रहे, एम रहे, ये सब क्वेश्चंस ना मतलब रॉन्ग नहीं करना। बाकी बच्चे रॉन्ग करेंगे लेकिन हम लोग नहीं रॉन्ग करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं रॉन्ग करेंगे। आप तो पढ़ के जा रहे हो। आप बोलोगे कि मैम बीइंग के, आपने तो बोला है कि बीइंग के बाद V3 आएगा तो वो पैसिव में होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस का पैसिव होगा, लेकिन इसको मैं हटा रही हूँ। ठीक है, देखो ये देखो, अगर मैंने लिखा he is being taken to the hospital, ओके, और फिर मैंने लिखा being shocked, चूंकि वो shocked था, he could, being shocked, he was unable, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, being shocked he was unable to do the work। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है ना कि जब भी बी के बाद V3 आ गया, जब भी बीइंग के बाद V3 आ गया, जब भी बीन के बाद V3 आ गया तो वो सेंटेंस पैसिव जाएगा, बिल्कुल पैसिव जाएगा। लेकिन याद रखना ना कि उस बी के पहले कुछ शैल विल आएगा, मॉडल वर्ब आएगा, प्लस बी प्लस V3, और इस बीइंग के बाद कुछ इज एम आर लगा के V3 आएगा तब पैसिव होगा, और इस बीन के बाद कुछ हैज हैव हैड लग के रहेगा ना तब V3 आएगा। ओके, तब V3 आएगा। अब देखो ही इज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, तो ये सेंटेंस पैसिव जाएगा, क्योंकि यहाँ बीइंग के बाद V3 यहाँ भी लगा है और बीइंग के बाद V3 यहाँ भी लगा है, बट यहाँ इज भी तो लगा है, इज के बाद बीइंग के बाद V3 लगा के ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, इज लगा है, तो ये सेंटेंस पैसिव जाएगा। उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है किसी के थ्रू, बट बीइंग शॉक्ड, चूंकि वो शॉक्ड था इसलिए वो अपना काम नहीं कर पा रहा था, तो यहाँ पे ना वो खुद शॉक्ड था, तो ये सेंटेंस एक्टिव जाएगा। तो बीइंग के तुरंत बाद V3 आ गया ना तो वो एक्टिव रहेगा, V3 एडजेक्टिव है, लेकिन इज एम आर लगा के आएगा तब वो पैसिव जाएगा। ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। आई रिमेम्बर, बीइंग तब लगाना जब वर्ब का काम करे ING। आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, मुझे याद है मेरे फादर का मुझे जू ले जाना। ओके, अब दिमाग में आएगा मैम यहाँ भी तो ING है, ठीक है, यहाँ भी तो ING है, और आपने बोला है कि ING का बीइंग लगा के बनाते हैं, ठीक है, ING का हम बीइंग लगा के बनाते हैं, ING आ गया। लेकिन याद रखना कि अगर वो ING वर्ब का काम कर रहा है ना तो उसका बीइंग प्लस V3 लगा के बनाएंगे और सामने कुछ इज एम आर रहेगा। जैसे ये सेंटेंस देखना, ही इज डूइंग द वर्क, ही इज डूइंग द वर्क, तो इसका पैसिव मैं कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ये तो एक्टिव है ना, द वर्क, मैं द वर्क बीइंग डन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ का ये जो डूइंग है वर्ब है, तो यहाँ पे मैं इज लगाऊंगी, द वर्क इज, फिर बीइंग डन बाय हिम, उसके द्वारा काम की जा रही है। तो आप देख रहे हो बीइंग के साथ V3 आया है, लेकिन ये इज एम आर भी तो लगा है, इसका मतलब है कि ये जो बीइंग है ना ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ओके, वर्ब है। लेकिन आप मुझे आप बोलोगे यहाँ तो इज लगेगा, बीइंग को वर्ब तब मानेंगे ना जब वहां पे इज लगेगा। अब बीइंग के पहले कुछ इज एम आर नहीं है तो उसको हम जीरेंड मान सकते हैं, पार्टिसिपल कुछ भी मान सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ का इसका ये आया था आई रिमेम्बर, मुझे याद है मेरे फादर का मुझे बचपन में जू ले जाना, ओके, याद तो आप कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको याद किया जा रहा, तो इसका तो पैसिव नहीं बनेगा। मतलब इस बार के CHSL मेंस में था और इसको हमने कई बार एग्जाम क्लास में भी किया है, कोई दिक्कत नहीं। इसका ऑप्शन था आई रिमेम्बर, इसका ऑप्शन ये वाला करेक्ट ऑप्शन था, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू। इसका पैसिव नहीं बदलेगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ओके, इसका पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि याद तो आप खुद कर रहे हो ना, तो आई वॉज रिमेम्बर्ड नहीं करो। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू बाय
माय फादर, ये वाला ऑप्शन था और यही करेक्ट ऑप्शन था, यही करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, इस सेंटेंस का जो वर्ब है ना वो टेकिंग नहीं है। ठीक है, टेकिंग नहीं है। टेकिंग को हम वर्ब तब मानते हैं ना जब टेकिंग के पहले कुछ इज एम आर होता। हमारे सेंटेंस का वर्ब है ये। अब आप बोलोगे मैम तो वर्ब का V3 बनना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं बना सकती। कि मैं रिमेंबर का बनाऊंगी ना, आई वॉज रिमेंबर्ड, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आई वॉज रिमेंबर्ड करूंगी, इसका पैसिव बनाऊंगी, या आई रिमेंबर या आई एम रिमेंबर्ड करती तो इसका मीनिंग बदल जाएगा ना। आई एम रिमेंबर्ड का मतलब है मुझे याद किया जाता है, मुझे याद नहीं किया जाता, मैं याद कर रहा हूँ मेरे फादर के द्वारा मुझे जू ले जाना, तो ये तो सही रहेगा। अब देखो, अब स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम यहाँ का आईएनजी तो वर्ब नहीं है। ठीक है, यहाँ का आईएनजी तो वर्ब नहीं है, और आपने तो बोला है ना कि जहाँ का आईएनजी वर्ब है ओके वहां पे बीइंग लगाना, बट यहाँ तो आईएनजी वर्ब नहीं था, फिर भी आपने बीइंग लगा दिया। लेकिन यहाँ करेक्ट है, मैंने क्या बोला है कि आईएनजी अगर वर्ब है, बीइंग लगा के बनाना है तो उसके पहले कुछ इज एम आर लगाना है। ओके, इज एम आर। ठीक है, बीइंग को हम वर्ब तब मानेंगे ना जब उसके पहले कुछ इज एम आर है, बट यहाँ मैंने बीइंग को एज अ वर्ब नहीं रखा है। ओके, एज अ पार्टिसिपल यूज कर दिया, एज अ जीरेंड यूज कर दिया, तो ये सही है। ओके, उसके बाद V3 लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया था, आई रिमेम्बर, मुझे याद है मेरे फादर का मुझे जू ले जाना, तो मेरे फादर द्वारा मुझे जू ले जाना, हिम नहीं होगा, टेकिंग मी होना चाहिए। तो यहां मैंने ना अब बीइंग लगा के, अब बोलोगे कि मैम आपने बीइंग कैसे लगा दिया, आपने तो बोला है कि बीइंग तब लगाएंगे ना जब वाक्य में मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, हम मेन वर्ब लगा के बीइंग लगाते हैं, बट उसके पहले इज एम आर लगाते हैं, तब वो मेन वर्ब होगा। लेकिन यहाँ तो मैंने इज एम आर नहीं लगाया। नहीं नहीं, 80% वर्ब आज नहीं खत्म हुआ, इतना पीटूंगी ना 80% वर्ब वॉइस आज ही खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी तो मैंने सिर्फ आपका कंफ्यूजन दूर किया है। और यहाँ टेकन भी वर्ब नहीं है, बीइंग टेकन जैसे बोलते हैं ना, यहाँ टेकन भी वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में है। ओके, वर्ब तो तब होता है ना टेकन, टेकन को मैं वर्ब तब मानती जब उसके पहले इज एम आर प्लस बीइंग प्लस विथ। जैसे आप बोलते हैं ना बीइंग इल, बीमार होने की वजह से, बीइंग सैड, उसी तरह बीइंग शॉक्ड, ये सब एडजेक्टिव था। ओके, तो चलो अब कल करते हैं। ओके, ये सब मेरे को ना ये क्वेश्चन आया है, आई रिमेम्बर, ये तो मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने वर्ब को पैसिव बदलना नहीं बनाना होता है, हमें इस पार्ट को पैसिव बनाना है, क्योंकि रिमेंबर याद करने का काम तो आप खुद कर रहे हो ना। आई वॉज रिमेंबर्ड कर दूंगी तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, मेरे को याद किया गया था। कल हम लोग क्या करेंगे, ये तो कर दिया, एक टेबल बना के मैंने सब लिखवा दिया। कल अच्छा, थोड़ा सा ना विल और शैल, विल और शैल वाला देख लेना। अभी एक्टिव पैसिव शुरू भी नहीं किया मैंने। हाँ, जैसे ये देखो, मैंने बोला था ना कि जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था, बस 2-3 मिनट, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था तो बताया था कि आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, कोई भी किसी के साथ मॉडल लग सकता है, लेकिन एक्टिव पैसिव में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नोट डाल के लिख लो नीचे, जैसे मैंने लिखा आई शैल हेल्प हिम। ठीक है, मैं उसकी हेल्प करूंगी, ये क्या करेंगे, ये आई है सब्जेक्ट, इसके लिए शैल लगा है। ठीक है, इसके लिए शैल हेल्प लगा। अब एक ऑप्शन में दे देंगे ना, अब हिम को बनाना है ना आपको सब्जेक्ट, तो एक ऑप्शन में दे देंगे ही शैल बी हेल्प्ड बाय मी। बाकी मॉडल के साथ दिक्कत नहीं है, थोड़ा विल और शैल में ध्यान रखना है। और दूसरा दे देंगे ही विल बी हेल्प बाय मी, सारा चीज तो सेम है, एक्टिव पैसिव में इस चीज का ध्यान रखना है, सारा चीज सेम है, बस इसमें आपको लगेगा अरे क्वेश्चन में शैल है तो शैल ही लगा दोगे। ये मैंने जो शैल लगाया था ना फर्स्ट पर्सन के लिए लगाया, आई फर्स्ट पर्सन है, बट अब आप अपना सब्जेक्ट किसको बना रहे हो, थर्ड पर्सन को, और थर्ड पर्सन के साथ विल लगाना, विल विल विल।
जैसे ऐसा रहता, ही विल टेल मी, वो मेरे को बताएगा, तो ही इसका ऑप्शन रहेगा आई का, मी का आई बन जाएगा, आई शैल बी टोल्ड बाय हिम। और दूसरा आई विल बी टोल्ड, टेल का थर्ड फॉर्म। तो ही तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ विल आया, बट आपने मी को, आई को बनाया, तो आई के साथ शैल, आई के साथ शैल। ठीक है, वर्ब चैप्टर में भी मैंने ये पढ़ाया था। कल हम लोग ना बहुत सारा चीज करने वाले हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हर जगह बाय का यूज कर रहे थे, लेकिन कभी कभी बाय का यूज नहीं होगा। और कभी, अभी तक तो मैंने जितना सेंटेंस दिया ना, सब में एक ही ऑब्जेक्ट आ रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया, तो दोनों से बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट दोनों आ गया तो प्रायोरिटी किसको देना है, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो अब एंड किया जाए यूट्यूब क्लास।